राइट, यहाँ से करना है हमको द किगाली प्रोटोकॉल और रादर द किगाली अमेंडमेंट ऑफ द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, तो किगाली वॉज द 28th मीटिंग ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। किगाली is the capital of an African country called Rwanda, and the discussions of Kigali amendment to the Montreal Protocol were enforced from 2019 onwards. तो क्या डिस्कशन हुए थे? Here the decision to replace the HFCs was made. तो HFC को replace करना है, that was decided in Kigali. Then three groups of nations were made and specific targets were given to them as follows. तो कुछ नेशन वाइज टारगेट्स की बात हुई थी इन द किगाली अमेंडमेंट। सो जो डेवलप्ड नेशंस हैं, देन जो डेवलपिंग हैं, एंड देन इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया एंड ईरान, इनके लिए अलग रखा गया था। ठीक है, तो अभी इंडिया वाला का पहले देखते हैं। तो 2028 से हमें ये थोड़ा सा मतलब कॉशियस रहना है, स्टार्ट करना है, और टारगेट है कि 15% ऑफ 2025 लेवल्स अचीव करना है। 15% ऑफ 2025 लेवल्स अचीव करना है टिल 2047। ठीक है, तो 15% ऑफ 2025 लेवल्स टिल 2047। सो दैट वाज फॉर द टारगेट फॉर इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी एंड ईरान। बट हमें ये स्टार्ट करना है 2028 से। फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ जिसमें चाइना, ब्राज़ील एक्सेट्रा हैं, तो यहाँ स्टार्ट करना है 2024 से, और टारगेट है 20% ऑफ 2021 लेवल्स अचीव करना है बाय टिल 2045। ठीक है, टिल 2045। और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको तो 2019 से ही स्टार्ट कर देना था। 15% ऑफ 2012 लेवल्स अचीव करना है टिल 2036। ठीक है, टिल 2036। तो एक बार फिर से बता रहे हैं कि किगाली अमेंडमेंट में कुछ नेशन वाइज स्पेसिफिक टारगेट्स दिए गए थे, और जो ये क्या है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को हटा देने की बात की गई थी। तो जो नेशन वाइज स्पेसिफिक टारगेट्स हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए क्या था, उनको स्टार्ट करना था 2019 से, और उनको अचीव करना था 2012 का 15% लेवल बाय 2036 अचीव कर लेना था। और जो फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक चाइना एंड ब्राज़ील के लिए था, तो उनको 2021 लेवल्स 2021 लेवल्स का 20% अचीव करना है टिल 2045। उसके बाद तीसरे श्रेणी में हमारा देश आता है इंडिया, सऊदी अरेबिया, ईरान और पाकिस्तान। तो इनको अचीव करना है, इनको एक्चुअली स्टार्ट करना है 2028 से, और अचीव करना है क्या करना है 2025 के लेवल को, 2025 के 15% को अचीव करना है टिल 2047। तो ये किगाली के अमेंडमेंट्स हो गए फॉर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। ठीक है, बट इंडिया ने अपना और अच्छा एक कमिटमेंट पेश किया। इंडिया ने कहा कि हम HFCs को बिल्कुल ही 2028 तक बिल्कुल ही हटा देंगे, फ्रीज़ कर देंगे, और जो 2032 तक हम 10% रिडक्शन, 2037 तक 20% रिडक्शन, 2042 तक 30% और 2047 तक 85% रिडक्शन कर देंगे। ठीक है, तो अब ये तो इंडिया ने अपना प्रपोजल दिया था। मेनली जो 2047 है उसको याद रखो बस, कि इंडिया कहता है कि हम 85% तक अचीव कर लेंगे बाय 2047। ठीक है, जबकि जो किगाली में प्रपोजल या रिक्वायरमेंट मांगी गई थी इंडिया से, दैट वाज 15% ऑफ 2025 लेवल्स to be achieved by 2047, and it had to be, the conservational steps had to be taken from 2028। बट इंडिया ने कहा कि हम 2047 तक 85% अचीव कर लेंगे। फिर ओजोन सेक्रेटेरिएट ये यूनेप के अंतर्गत आता है, एंड इट प्रोवाइड्स फॉर मल्टीलेटरल फंडिंग मैकेनिज्म फॉर फुलफिलिंग द अबव टारगेट्स। तो अब ये जो ऊपर के मैंने बताया कि किगाली अमेंडमेंट्स में जो नेशन वाइज स्पेसिफिक टारगेट्स हैं, इनको अचीव करने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए मल्टीलेटरल फंड मैकेनिज्म बनाया गया था। दैट वाज प्रोवाइडेड बाय ओजोन सेक्रेटेरिएट which works under the UNEP office, United Nations Environment Program, for fulfilling the above targets. It comprises of UNEP, of course, UNDP, UNIDO and the World Bank। तो ये जो ओजोन सेक्रेटेरिएट है, ये वैसे तो ओजोन सेक्रेटेरिएट comes under the office of UNEP, but
उसको 4 लोगों ने मिलकर बनवाया है, दैट इज़ UNEP, UNDP, वर्ल्ड बैंक एंड UNIDO, ठीक है। देन UNEP का हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में है। इट वॉज फॉर्म्ड ऑन 5 जून 1972 विद एफर्ट्स फ्रॉम WHO, FAO एंड ILO, ठीक है। सो WHO was formed in 1948, FAO was formed in 1945 and ILO was formed in 1919. Whereas IPCC की बात करें, so it was formed in 1988 and IPCC को बनाया था किसने? UNEP, UNEP एंड वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने 1950 में जो बना था। तो वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है। तो एक बार फिर से बता दे रहे हैं सारी चीज़ें। जो किगाली अमेंडमेंट टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था वो 2016 में हुआ था और एनफोर्स हुआ था 2019 से, ठीक है। उसमें कुछ 2 बातें मेन थी। एक तो नेशन वाइज स्पेसिफिक टारगेट्स दिए थे जो अभी बता रहे हैं, और दूसरी चीज़ थी कि HFCs को टोटली रिप्लेस कर देना है, ठीक है। अब जो नेशन वाइज स्पेसिफिक टारगेट्स थे वो डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए क्या था? डेवलप्ड कंट्रीज़ को ये बोला कि उनको 2012 के लेवल का 15% अचीव करना है एंड 2019 से उनको कंजर्वेशन स्टेप्स स्टार्ट कर देने चाहिए थे। 2012 के लेवल्स का 15% अचीव करना है टिल 2036। फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए स्टार्ट करना है 2024 से और उनको अचीव करना है 2021 के 20% लेवल्स बाय 2045। उसके बाद इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया एंड ईरान, इनके लिए स्टार्ट करना है 2028 से, अचीव करना है 2025 का 15% बाय द ईयर 2047। लेकिन इंडिया ने आगे आके अपना कहा है कि हम 85% अचीव कर लेंगे 2047 तक, ठीक है। देन फिर ओजोन सेक्रेटेरिएट, वैसे तो UNEP के अंतर्गत आता है बट ओजोन सेक्रेटेरिएट बनाया था यूनिडो ने मिलके, यूनिडो, UNDP, UNEP ने मिलके बनाया था, और एक और था, वर्ल्ड बैंक भी था, ठीक है। तो ये 4 संस्था मिलके ओजोन सेक्रेटेरिएट बनाया था। ओजोन सेक्रेटेरिएट बेसिकली प्रोवाइड्स मल्टीलेटरल फंडिंग मैकेनिज्म फॉर अचीविंग द नेशन वाइज स्पेसिफिक टारगेट्स मेंशन्ड इन द किगाली अमेंडमेंट टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। देन UNEP 5 जून 1972 को बनाया था, नैरोबी केन्या में हेडक्वार्टर्स है। और UNEP को बनाया था WHO ने, FAO ने और ILO ने, जबकि IPCC 1950 में बना था बाय द कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ UNEP एंड वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो IPCC बना था 1988 में विद द कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ UNEP एंड वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ना वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बना था 1950 में, FAO बना था 1945 में, WHO बना था 1948 में एंड ILO बना था 1919 में। Right, then moving on, IPCC publishes scientific reports and data regarding climate change and etc, ठीक है। फिर 1992 में अर्थ समिट हुई थी, which is also known as UNCED, United Nations Convention on Ecosystem Development, ऐसा ही कुछ होगा, ठीक है। तो ये रियो दे जनेरियो में हुआ था, साउथ अमेरिका में, 1992 में अर्थ समिट एंड UN कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म है UNCED का, ठीक है। तो ये जून में हुआ था, जून 1992 में। ना इसमें आउटकम्स क्या हैं? इसमें आउटकम्स, पहले हम सिर्फ आउटकम्स बता दे रहे हैं। देखो, पहला आउटकम था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दूसरा था क्लाइमेट चेंज जिसके तहत UNFCCC बनाया गया था 1994 में, और फिर तीसरी चीज़ बनाई गई थी यहाँ कन्वेंशन ऑन डेजर्टिफिकेशन, फिर कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड एक 5वीं चीज़ थी एजेंडा 21, ठीक है। तो कुल मिला के 5 डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए थे द अर्थ समिट 1992 जो जून में हुई थी रियो दे जनेरियो, ब्राज़ील में। तो पहला था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दूसरा था क्लाइमेट चेंज जिसके तहत UNFCCC बना, तीसरा था डेजर्टिफिकेशन, फिर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और 5वां था एजेंडा 21, ठीक है। अब इसमें जो ये बना था क्लाइमेट चेंज वाला डॉक्यूमेंट था जिसके तहत UNFCCC बना था 1994 में, उसकी इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ पे सवाल बनते हैं, ठीक है। तो कॉन्फ्रेंस COP1 उसका हुआ था बर्लिन में। अब COP1 बर्लिन में हुआ, और मेरे ख्याल से ये गलत लिखा है, ये COP2 होना चाहिए मेरे ख्याल से, ये कंफर्म करना पड़ेगा। खैर, COP1 हुआ था बर्लिन में, और जो 1995 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुआ दैट वाज द क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। तो एक सेकंड, इसमें जो ये वाला है पॉइंट ओजोन से, अच्छा ये वाला पेज है, ठीक है। तो ये जो COP3 हुआ था, COP3
वो एक्चुअली 1997 में हुआ था। तो यहाँ पे जो COP3 के आगे ये 1995 लिख रखा है, ये एक्चुअली गलत है, इसको 1997 कर लेना, ठीक है। तो 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। अब इसमें देखो क्या याद करना है, हर साल एक COP होता है स्टार्टिंग फ्रॉम 1994, क्योंकि UNFCCC बना था 1994 में, तो उसकी COP1 कहाँ होगी, दैट विल बी इन बर्लिन, ठीक है, दैट विल बी COP1। तो अगर COP1 बर्लिन 1994 में हुई तो फिर 1995 में क्या होगी, COP2 होगी। ऐसा क्या, 1996 में COP3 होना चाहिए, बट एक्चुअली वो 1997 है। इसका मतलब कि 1994 में कोई भी COP नहीं हुई थी, ठीक है। तो जो COP1 हुआ था, COP1 ऑफ UNFCCC दैट हैपेंड इन बर्लिन, तो वो 1995 में हुआ। देन 1996 में दूसरी हुई होगी। देन COP3 हुआ था क्योटो में, दैट वाज द ईयर 1997 COP3 क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। हाँ, देन COP7 इम्पॉर्टेंट है इसका, जो कि 2001 में हुआ था, ये मैराकेच इन मोरक्को में हुआ था, और यहाँ पे रोड मैप फॉर अचीविंग क्योटो प्रोटोकॉल वाज प्रिपेयर्ड। फिर COP8 हुआ था न्यू दिल्ली में। देन COP11 हुआ था ये 2005 मॉन्ट्रियल कनाडा में। अब फाइनली 2011 में सॉरी नॉट 2011, 2005 फाइनली 2000, क्योंकि 2002 में तो COP8 हुआ है, तो 2005 में 3 साल जोड़े तो 3 और जोड़ दो, COP8 में 3 जोड़ दोगे तो COP11 आएगा। तो 2005 में COP11 हुआ मॉन्ट्रियल कनाडा में, और वहाँ पे फाइनली क्योटो प्रोटोकॉल वाज अडॉप्टेड बाय ऑल द नेशंस, ठीक है। सो दैट वाज COP11। और एक और चीज़ हुई थी कि COP11 में जो मॉन्ट्रियल में हुआ वो 2 फेजेस में हुआ था। एक 2008 से 12 के लिए टारगेट्स रखे गए थे, और दूसरे फेज़ में 2013 से 2020 के लिए टारगेट्स रखे गए थे, ठीक है। तो COP11 में क्लाइमेट चेंज के लिए, COP11 में जो कहाँ हुआ था, मॉन्ट्रियल कनाडा में, एक तो सारे देश तब जाके फाइनली उसको अडॉप्ट किए थे, UNFCCC वाले उसको कन्वेंशन को, और उसके 2 टारगेट्स रखे गए थे COP11 में, 2008 से 12 के लिए फर्स्ट फेज टारगेट्स और 2013 से 20 के लिए सेकंड फेज टारगेट्स। द फर्स्ट फेज टारगेट्स आई थिंक दे वर फॉर द डेवलप्ड नेशंस, एनीवे वी विल रीड इट। तो hence 2005 onwards the developed parties were given separate targets, ये बात important है, ठीक है। Hence their separate meetings were called as conference of ministerial parties instead of conference of parties, ठीक है। तो चूँकि जो डेवलप्ड पार्टीज़ के लिए अलग टारगेट रखे गए, फर्स्ट फेज टारगेट रखे गए, और डेवलपिंग के लिए सेकंड फेज ऑफ टारगेट्स रखे गए टू बी अचीव्ड बिटवीन 2013 टू 2020। तो जो डेवलप्ड पार्टीज़ मीटिंग्स वगैरह करती थी उनको फिर CMP बोला जाने लगा इंस्टेड ऑफ COP, ठीक है। Thus 2005 saw COP11 as well as Conference of Ministerial Party number 1, ठीक है, that is Conference of Ministerial Parties first। तो that happened in 2005 through the COP11। then COP13 हुआ था 2007 में, और ये पोलैंड में, नहीं सॉरी, ये या तो COP13 बोल लो फिर या फिर CMP3 बोल लो, एंड दैट इज़ बाली एक्शन प्लान। बाली एक्शन प्लान में ग्रीन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात की गई थी, एनहांस्ड एक्शन ऑन मिटिगेशन अडेप्टेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट प्रोविजंस ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे सिर्फ थॉट लेवल पे बात हुई है, अभी सिर्फ बात हुई है, कुछ ऐसा कॉन्क्रीट नहीं हुआ है। तो ठीक है, मेनली सवाल यही पूछेगा कि कहाँ हुआ था और क्या बाली एक्शन प्लान बिलोंग्स टू विच CMP या विच COP इन विच ईयर, तो यही सवाल बनेगा। तो बाली एक्शन प्लान ये 2007 में हुआ था, दैट विल बी COP13, या कह लो कि CMP3, और यहाँ पे ग्रीन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए कुछ विचार किए गए थे। फिर 2009 कोपेनहेगन डेनमार्क में हुआ था COP15, या कह लो कि CMP5, और यहाँ पे 3 चीज़ों पे बात मेंशन की गई थी, ग्रीन क्लाइमेट फंड, रेड एज वेल एज रेड प्लस, ठीक है। फिर 2010 COP16 हुआ था, या CMP6 बोल लो, दैट हैपेंड इन कैनकन मैक्सिको, और यहाँ डिटेल्ड GCF मैकेनिज़्म भी बनाया गया और एक GCF बोर्ड भी बनाया गया, और यहाँ 2 बॉडीज़ बनाई गई। एक टेक्नोलॉजी मैकेनिज़्म को अंजाम दिया गया थ्रू 2 बॉडीज़, एक टेक्नोलॉजिकल एग्जीक्यूटिव कमेटी थी और एक क्लाइमेट टेक्नोलॉजिकल सेंटर था, ठीक है। तो जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था ग्रीन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, तो उसके बारे में तो बाली एक्शन प्लान में ही बात हो गई थी 2007 में, दैट वाज COP13।
अब उसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक टेक्नोलॉजिकल मैकेनिज़्म बनाया बाय इस्टेब्लिशिंग 2 टेक्निकल बॉडीज़, एक टेक्नोलॉजिकल एग्जीक्यूटिव कमिटी और एक क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सेंटर। ठीक है, तो व्हाट वाज थॉट एंड envisaged in the Bali action plan was implemented in the Cancun, Mexico, that was the 2010 COP16। और क्या हुआ था 2010 COP16 में? एक पूरा विस्तृत बोर्ड बनाया ग्रीन क्लाइमेट फंड के लिए और पूरा डिटेल्ड मैकेनिज्म बनाया ग्रीन क्लाइमेट फंड के लिए। दैट हैपेंड इन कैनकन, मेक्सिको, 2010 COP16, या फिर कह लो CMP6। देन 2012 में ये दोहा कतर में हुआ था। अब ये कंट्रोवर्शियल था, ये अनप्रोडक्टिव क्यों हुआ था? क्योंकि जो क्योटो टारगेट्स थे एक्सटेंडेड फॉर 8 years एंड न्यू टारगेट्स फॉर डेवलप्ड नेशंस प्लस अ न्यू गैस NF3 नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड वाज एडेड इन द ग्रीन हाउस गैस लिस्ट। तो ये दोहा वाले कॉप से हुआ था। और दोहा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज वाज अ फेलियर बिकॉज नो मनी ट्रांसफ़र टू ग्रीन क्लाइमेट फंड। मतलब बना तो दिया था मैकेनिज्म, लेकिन उसमें पैसा नहीं आ रहा था। नो कॉम्पनसेशन टू वल्नरेबल कंट्रीज अंडर लॉस एंड डैमेज। नेचुरल कैलमिटी से लॉस एंड डैमेज होने वाले जो वल्नरेबल कंट्रीज़ हैं उनको जो लॉस एंड डैमेज होता है क्लाइमेट चेंज, नेचुरल डिज़ास्टर्स वगैरह के, तो उनको कॉम्पनसेशन वाला कोई फ्रेमवर्क नहीं था। इस पे भी बहस हुई थी दोहा वाले कॉप में। प्लस जो ग्रीन क्लाइमेट फंड की बात हुई थी उसमें फंड ही नहीं था। दैन नो अग्रीमेंट टू कट डाउन एमिशंस फ्रॉम एग्रीकल्चर। कटिंग डाउन एमिशंस फ्रॉम एग्रीकल्चर पे बहस हो गई। तो इतनी सारी बातों पे कॉप जो दोहा वाला हुआ था, आई थिंक दैट वाज 2012 एंड COP 18, तो या CMP8 कह लो, तो वो फेल हो गया था। फिर उसके बाद 2013 में COP 19 कह लो या CMP9 कह लो हैपेंड इन वार्सा, पोलैंड। और वहाँ दो चीज़ अडॉप्ट की गई, INDCs एंड REDD+। INDCs इज़ इंटेंशनली नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, तो ये और REDD+ अडॉप्शन हुआ वार्सा, पोलैंड, COP 19 में। दैट हैपेंड इन COP 19 2013। तो अब वार्सा मैकेनिज्म विच प्रपोज्ड, अब यहाँ कवर्ड द लॉस ड्यू टू डैमेजेस फ्रॉम नेचुरल एक्सट्रीमिटीज़। द REDD+ गोज़ बियॉन्ड डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। मतलब डिफॉरेस्टेशन और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन को रोकने के बियॉन्ड जाता है REDD+। ठीक है, it aims to incentivize the developing countries to reduce emissions from deforestation and forest degradations, and by integrating all forest stakeholders, livelihood approaches of forest dependent communities, livelihood के मौके भी देता है forest dependent communities को under REDD+, and REDD+ offers results based payment system and was started under UNFCCC. However, REDD was launched under FAO, UNDP and UNEP. तो REDD+ वाज, एक तो ये कीवर्ड याद रखो कि REDD+ के अंतर्गत रिजल्ट्स बेस्ड पेमेंट सिस्टम है, एंड REDD+ वाज इनिशिएटेड अंडर UNFCCC, वेयर एज REDD जो है पुराना वाला वो तो UNDP, UNEP और FAO के अंतर्गत लॉन्च किया गया था। तो इतनी बातें हैं। ऑल दोज कंट्रीज हु आर वर्किंग टुवर्ड्स REDD+ आर गिवन फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस बाय वर्ल्ड बैंक थ्रू इट्स फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी, a global multi-stakeholder partnership. Similarly, Biocarbon Fund initiative is also launched by World Bank for sustainable forest landscapes and similar purposes. Another body, GCCA+, Global Climate Change Alliance, is a European initiative for least developing countries and small island developing states. तो GCCA+, Global Climate Change Alliance Plus, that is a European Union initiative. ठीक है, तो ये हो गई सारी बात। अब बस ये देख लो कि REDD+ के लिए जो पैसा मोबिलाइजेशन होता है दैट इज़ मैनेज्ड बाय वर्ल्ड बैंक थ्रू इट्स फंड कॉल्ड फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी। ठीक है, इतना याद रखो। तो ये सारी बात हो गई। अब इसके बाद आर्कटिक काउंसिल है, इसका बस एक निमोनिक याद कर लो, FIC एंड CERD। ठीक है, फिनलैंड, आइसलैंड, कनाडा, नॉर्वे, स्वीडन, USA, रशिया एंड डेनमार्क। ठीक, उसके बाद क्लाइमेट क्लीन एयर कोलिशन बाय UNEP फॉर SLCPs, शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट्स। SLCPs के लिए एक UNEP ने निकाला था क्या, क्लाइमेट क्लीन एयर कोलिशन। ठीक है, तो शॉर्ट लिव्ड बट हैज़ हाई हार्मफुल इफेक्ट्स सच एज ट्रोपोस्फेरिक ओजोन हो गया, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हो गया। तो UNEP ने एक अलग इनिशिएटिव निकाला था, दैट इज़
क्लाइमेट क्लीन एयर कोलिशन बाय UNEP फॉर शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट्स, ठीक है। अब इसके बाद फिर यहाँ से 2014 फिर पेरिस एग्रीमेंट, ये हम बाद में देखते हैं। 2014 में बस इतना याद रख लो कि COP20 हुआ, और कहाँ हुआ, लीमा पेरू में हुआ। और INDCs को और तेज़ करने का काम, मतलब डिमांड रखी गई थी सभी देशों से। दैट हैपेंड इन COP20 इन लीमा पेरू इन द ईयर 2014। उसके बाद लैंडमार्क हुआ था पेरिस एग्रीमेंट, वो अब अगले वीडियो में देखते हैं।